अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था। बस डिफरेंस ये है कि ये नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसके एंड पे मैंने बताया था कि मैं अपने किचन टॉवल्स को ओवरनाइट सोक कर रही हूँ टू चेक कि उनके स्टबर्न स्टेन्स रिमूव होते हैं कि नहीं। मैं सुबह उठ के जब वॉशरूम आई तो मैंने कहा सबसे पहले इनको ही चेक कर लें, क्योंकि मैंने इतनी एफ़र्ट पुट इन की थी, तो आई वांटेड टू चेक कि क्या मेरी एफ़र्ट वर्थ इट है या नहीं है। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और रिज़ल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्चुअली इनका पेल कलर भी ख़त्म हो चुका था और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके थे। कुछ स्टबर्न स्टेन ऐसे थे जो लाइट हो गए थे, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। फिर मैंने कहा मैं वॉशरूम में ही हूँ तो चले मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आजकल मैं बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़ किया मिनरलिक एसिड जेनफार्म का। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये रिकमेंड किया था। मुझे क्लोज कोमेडोन्स का इशू है एंड व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और ध्यान से प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ऑयल बेस्ड हो वो मेरी स्किन के ऊपर फ़ौरन इम्पैक्ट करती है। और उसके बाद जो है, जो मैं सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो भी जेनफार्म का है, ऑयल फ्री। ये तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे लिए एक होली ग्रेल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और सनस्क्रीन के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी और उसके बाद ये सनस्क्रीन मुझे डीएम से मिली, विच आई यूज्ड एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। ये मेरी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देती है, किसी किस्म की ग्रीजीनेस क्रिएट नहीं करती है। कुछ सनस्क्रीन्स ऐसी होती हैं जो आप यूज़ करें तो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं, थोड़ा सा ऑयली इफेक्ट देती हैं, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं। फिर रेडी होके कुछ बेसिक ग्रॉसरी लेने के लिए मैं चली गई। आज मैं ग्रॉसरी करने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ जा रही थी। मेरी पेंट्री और फ्रीज़र फुल ऑन फटने वाला हुआ है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं सिर्फ नेसेसरी ग्रॉसरी करूँगी, जो मुझे रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ख़रीदूँगी। अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जो पेंट्री और फ्रीज़र में मौजूद है, नेक्स्ट फ्यू डेज़ उनसे जो कुक हो सकता है वो करूँगी ताकि वो फिनिश हो। यहाँ पे पहले मैं टर्की स्टोर आ गई। यहाँ से मुझे श्निट्ज़ल चाहिए थी, द ओनली फ्रोज़न प्रोडक्ट जो मैं यहाँ से बाय करती हूँ झटपट कुकिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंड होती है, इनमें सोल्ट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये श्निट्ज़ल है जो आप सॉसेस के साथ इनकॉर्पोरेट करके रैप्स में या स्टेक में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, ये इटसेल्फ भी ब्लैंड होती है, इनमें कोई स्पाइस वगैरह नहीं होती, लेकिन जब आप इनको सॉसेस के साथ बनाते हैं तो ये अच्छी लगती है। उसके बाद मैं चली गई लिडल। अब लिडल से भी मैंने सिर्फ एसेंशियल चीज़ें लेनी थी, जैसे दूध, अंडे वगैरह। एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मुझसे में बहुत से रिलेटिव्स पूछते हैं कि जर्मनी में वेजिटेबल्स कैसी मिलती है, फ्रूट्स कैसे मिलते हैं, तो मैंने कहा आज रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँ ताकि सब देख लें कि यहाँ पे वेजिटेबल्स कैसी होती हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अब यहाँ पे टमाटर की ही वैरायटी देख लें, कितनी ज़्यादा वैरायटी है टमाटर की। सैलेड के लिए अलग और पता नहीं कितने किस्म के टमाटर हैं, जिनके बारे में भी मैंने रिसर्च भी नहीं की। सब्जियाँ भी बहुत अच्छी फ्रेश आपको यहाँ से मिल जाती हैं। मैंने बिल्कुल एसेंशियल चीज़ें ली जो पाकिस्तानी हाउस होल्ड के अंदर बेसिक खाना बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे प्याज, टमाटर, दूध वगैरह। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। फिर हम दूसरे टर्की स्टोर आ गए। यहाँ से गोश्त वगैरह लेना होता है तो हम गोश्त इसी टर्की स्टोर से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी मिलती है और ये लोग हमें स्किन उतार के चिकन भी दे देते हैं। तो इस वजह से हम यहीं से प्रेफर करते हैं गोश्त लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा गोश्त मिल जाता है। इस टर्की स्टोर की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे लाइव तंदूर है और यहाँ पे पाकिस्तानी नान बना कर देते हैं, जो कि पाकिस्तानी नान के नाम से ही मिलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे तंदूर के अंदर रोटी लगाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसा पाकिस्तान में लगाई जाती है। ये हमारी फ़्रेश रोटी रेडी है, तो हमें इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। तो कभी रोटी ज़रूरत हो तो यहाँ से ले लेते हैं। अब आप मेरी पेंट्री की हालत देख सकते हैं कि मेरी पेंट्री कितनी ज़्यादा बर्स्ट होने वाली है, क्योंकि हम चीज़ें बस ला कर स्टोर करते जाते हैं कि अच्छा ये नई चीज़ आई है, ट्राई करते हैं। अब आपने मेरी पेंट्री को देख के जज नहीं करना, क्योंकि बीइंग अ मॉम मुझे अक्सर चीज़ें बस पेंट्री में फ़ौरन रख के बंद करनी होती है, क्योंकि मेरी बेटी मौका देखते ही किसी भी चीज़ के ऊपर हमला कर देती है और गिरा देती है। तो मैं फ़ौरन चीज़ अंदर रखती हूँ और ऊपर से कैबिनेट बंद कर देती हूँ, तो इस वजह से वो क्लटर्ड हो जाता है। आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरी पेंट्री कितनी एम्प्टी हो गई मेरी स्ट्रेटजी के साथ। जब मैं पाकिस्तान से जर्मनी आई थी तो सबसे बड़ी कंसर्न मेरी पाकिस्तानी जैसा आटा की थी, तो मैंने अमेज़ोन से एक आटा ऑर्डर किया था एलिफेंट, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि फोलकॉर्न आटा जो होता है जर्मनी में वो प्योर गंदम का आटा होता है, और जो 1050 आटा होता है वो मिक्स आटे की तरह होता है। तो इन दोनों को मैं 50-50 मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ रोटी या पराठा बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह
पाकिस्तान के जो गंदम का आटा होता है बिल्कुल उसकी तरह आपको जो मिलता है। अगर आप डाइट पे हैं तो आप फुल कॉर्न आटा यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है। मैंने ये कपड़े निकाले क्योंकि वो पाकिस्तान से आई थी, तो मैंने पाकिस्तान से कुछ चीज़ें उससे मंगवाई थी, तो मैं वो लेने के लिए जा रही थी। मैंने अपनी इस शर्ट को पेयर किया था इस टाइट के साथ, ये ज़लबरी का अनस्टिच्ड है। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ी एंड ट्रस्ट में इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद धूप थी कि आई वाज रिग्रेटिंग कि मैंने आज ही क्यों डिसाइड किया कि मैं अपनी दोस्त की तरफ जाऊं। इतनी गर्मी की वजह से और इतनी तेज़ धूप होने की वजह से मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। लेकिन अब क्या करें, अब तैयार होकर निकल पड़े थे तो फिर सोचा कि जाकर चीज़ें भी लेके आएँ। ऑब्वियसली पाकिस्तान से आपकी चीज़ें आई थी तो आपको एक्साइटमेंट भी थी। अब यहाँ मैं बस स्टॉप पे पहुँच गई और 10 मिनट पहले पहुँच गई और इतनी गर्मी में बैठ के मुझे इंतज़ार करना पड़ा। अब आ गई मेरी बस। वहाँ जाके मैंने अपनी दोस्त के घर कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये जितनी अगली वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है। जब मैं अपनी दोस्त के घर गई थी तो उसने मुझे बताया कि हमारे सिटी के अंदर एक शॉप है टेडॉक्स, जहाँ से हाउस होल्ड रेनोवेशन की हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। कोई मुझे बता दे कि कहीं से हाउस होल्ड की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और वहाँ पे मैं ना जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं फ़ौरन निकल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ प्लान बना के टेडॉक्स जाने के लिए। और उस दिन भी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी और हम इतनी ख़वारी के बाद टेडॉक्स पहुँचे कि हम टेडॉक्स के बिल्कुल बाहर पहुँच गए और हमें अपोजिट साइड पर टेडॉक्स नज़र आ रहा था, लेकिन बीच में एक दीवार थी जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ऑफ रूट लेके टेडॉक्स पहुँचना पड़ा। और इतनी तेज़ धूप में ये ऑफ रूट बहुत मुश्किल था। यहाँ पे बेसिकली मैं कर्टन्स ही देखने के लिए आई थी और एंट्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा कर्टन की ऑप्शंस मिल गई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्टन्स की वैरायटी थी। नेट के कर्टन्स भी अवेलेबल थे, एम्ब्रॉयडर्ड कर्टन्स भी अवेलेबल थे, ब्लाइंड आउट कर्टन्स भी अवेलेबल थे, टोटल सॉलिड कलर्स में भी अवेलेबल थे और प्रिंटेड में भी अवेलेबल थे। ये स्टील के जो रिंग्स होते हैं इनके साथ भी अवेलेबल थे। इनके बगैर अगर आपको ग्लाइडर्स वाले चाहिए तो वो भी अवेलेबल थे। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी कर्टन्स की यहाँ पे। और उन्होंने आगे ओपन करके भी लगाए हुए थे, जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की वैरायटी जो है वो कर्टन्स की अवेलेबल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बेटी भी मेरे साथ इतना इंटरेस्ट लेके इस सब चीज़ को इंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें एम्ब्रॉयडरी वाले कर्टन्स भी थे, प्रिंटेड कर्टन्स भी थे, सेल्फ प्रिंट वाले कर्टन्स भी थे, शेयर नेट वाले कर्टन्स भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी कर्टन्स की वहाँ पे। और अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, बट इट वाज डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी लेंथ के कर्टन्स चाहिए, किस क्वालिटी के कर्टन्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक प्राइसेस जो थी वो चेंज हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके जब मैंने देखा तो मुझे प्रॉपर लूज़ फैब्रिक भी मिला। आप ये देख सकते हैं, आप इनसे चाहें तो बच्चों की बेड शीट्स बना सकते हैं, उनके नाइट सूट बना सकते हैं और फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सबसे स्ट्रेंज थिंग, यहाँ पे मुझे वो पाकिस्तानी रिबन ओवर लेसेस भी मिल गई जिससे आप चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्टर के कवर सेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने ऊपर डिस्प्ले पे कंफर्टर्स के ऊपर चढ़ा के डिस्प्ले किए हुए थे, जो कि आपको एक्चुअल बता रहे थे कि वो किस तरह लगेंगे। फर्नीचर की आइटम, टॉवल्स वगैरह, पिलोज़, कुशन, सब कुछ अवेलेबल था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मुझे यहाँ पे चटाइयाँ मिली, जो कि बिल्कुल मिड जैसी थी लेकिन वो एक्चुअल में चटाइयाँ थी। और यहाँ पे कुछ क्रॉकरी की बेसिक आइटम्स भी अवेलेबल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन कुछ थी। फिर यहाँ से हम लोग वापस निकल आए, मैं लिडल गई स्पार्कलिंग वाटर लेने और फिर मैंने घर आके स्कंजवी बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।